नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त श्री शशि प्रकाश झा से। झा साहब, स्वागत है आपका। और नगर निगम में जो 35 वार्ड हैं उनको लेकर के आज सारी चर्चाएं हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके हम जवाब ले पाएँ। झा साहब, सबसे पहले जो बात है मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो बिजली को लेकर के। अभी पिछले कुछ दिनों से चास के जो लोग हैं वो बिजली को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में नेतागिरी भी खूब हो रहा है। कोई भी एक सोशल वर्कर है वो बिजली ऑफिस चला जाता है और वो नेतागिरी चमका रहा है। तो मैं पॉलिटिकल आंसर नहीं चाह रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव आंसर चाह रहा हूँ कि बिजली को लेकर के क्या होने जा रहा है, लोग परेशान हैं। देखिए, बिजली के लिए चास नगर निगम के अंतर्गत में फुदनीडीह सब स्टेशन बन के तैयार है। कुछ टेक्निकल जो बाधाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और मेरी उनसे लगातार बात भी होती रही है और हमें लगता है बहुत जल्द ही सब स्टेशन फुदनीडीह चालू होगा। और जैसे ही चालू होगा तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से चास नगर के लोगों को बिजली की समस्या से बहुत हद तक परेशानी दूर हो जाएगी। जैसा बहुत जल्द का क्या कितना मतलब है, क्या समझे? ये हमें लगता है 1 से 2 महीने के अंदर की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार दीपावली से पहले ये सब स्टेशन तो लोड डिवीजन होगा और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आएगी तो अधिक से अधिक समय तक लोड शेडिंग का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। बार बार बिजली कट से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। जैसा भी एक और सवाल है पेयजल को लेकर के। ये योजना बहुत बड़ी योजना है, दामोदर से पानी को आना है, लेकिन टारगेट बड़ा है, टारगेट पुराना भी है। मात्र 20 से 22% घरों में पानी है, 80% में अभी भी पानी नहीं है। ये कछुआ चाल क्यों है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहले फेज़ 1 लागू हुआ था जिसके अंदर यहाँ 5 टावर पहले से थे और वर्तमान में भी और 6 टावर लगाए जा रहे हैं। पूरा 11 टावर का पूरा प्लान है जिसमें कि यहाँ की करीब 2 लाख पॉपुलेशन को लेकर के ये प्लान तैयार किया गया था। और फर्स्ट फेज़ जैसा कि आप बता रहे हैं उसमें 22 से 25% लोगों को पानी आज के डेट में मिल रहा है, जिसका नियमित मेंटेनेंस विगत 2 वर्षों से तो हो रहा है और इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन टारगेट अभी भी बड़ा है, 80% को देना है अभी। हाँ, बिल्कुल 80% जो लोग हैं, अगर उसमें हम 20-30% को माइनस भी कर दें जिनके पास की अपना साधन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, फिर भी 50 से 60% लोग ऐसे हैं जिनको कि फेज़ 2 से कवर किया जाना है। तो ये जो जुस्को के द्वारा प्रोजेक्ट है इसका जो टाइम पीरियड था वो अगले वर्ष के जून तक था, 2021। लेकिन हमें लग रहा है कि कोविड-19 के कारण जो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, तो जैसा हम लोग अभी समीक्षा कर रहे हैं अगले वर्ष दिसंबर तक निश्चित रूप से इसको पूरा हो जाना चाहिए। जैसा कोविड-19 के कारण अगर हम लोग डिस्टर्ब हुए हैं तो 4-5 महीना डिस्टर्ब हुए हैं। बिल्कुल। तो ऑलरेडी अभी अगर मान लेते हैं कि अगर 5 महीना 6 महीने का अगर आपको एक्सटेंशन भी अगर मिल जाता है तो क्या 80% लोगों को पानी देना संभव है क्या? बिल्कुल। अगले वर्ष दिसंबर तक हमें पूरी उम्मीद है कि चास नगर वासियों को पानी मिलेगा। जैसा 35 वार्ड आपके अंदर, गलियां बहुत सक्रिय हैं कहीं कहीं। हम लोग जब मेन रोड से गुजरते हैं, 4 लेन से गुजरते हैं तो लगता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो लोग रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, जिनकी गलियां सक्रिय हैं, मैं ये नहीं कहता कि उसमें निगम की गलती है। बहुत पुराने घर भी हैं जहाँ स्पेस नहीं था। ऐसे हालात में कोई एक्शन प्लान है क्या ऐसे जगहों के लिए? देखिए, अगर कार भी चले जाए तो वापस मोड़ना या फिर उसको सही ढंग से मूव करना भी मुश्किल है। तो इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, एक चीज़ तो है कि निश्चित रूप से जो विकास हुआ उसके साथ साथ लोगों ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, तो ध्यान तब तक नहीं देते हैं जब तक बगल की ज़मीन खाली रहती है। वो वहाँ पे अपना पास ऑन कर लेते हैं गाड़ी को। और जो सड़कें हैं वो इतनी छोटी बनी हुई है, कम चौड़ी है और लोगों ने शायद सोचा नहीं था कि पॉपुलेशन का इतना प्रेशर यहाँ होगा। कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो 7 फीट के आसपास है। हाँ बिल्कुल, जिसमें कि अगर एक गाड़ी जा रही है, सामने दूसरी गाड़ी आती है तो उसे रुकना पड़ता है। तो अब इसके चौड़ीकरण का एकमात्र उपाय है कि उस रोड को चौड़ीकरण करने के लिए ज़मीन को अधिग्रहण किया जाए और कहीं कहीं अतिक्रमण को हटाया जाए, क्योंकि कुछ लोग तो रोड रहने के बावजूद उस पर घर बना लिए हैं और कुछ है ऐसे जहाँ की वास्तव में ही रोड सकड़े हैं। तो दोनों ही प्रयास से जब तक सड़कों का चौड़ीकरण नहीं होगा, और कुछ एक सड़क जो हैं जो उसको आपको चौड़ीकरण करना ही पड़ेगा,
उसके बिना कोई उसको उपाय नहीं है। जहाँ सब हर बात के लिए निगम को जब मतलब जिम्मेवार ठहरा देना, मैं मानता हूँ कि जस्टिफिकेशन नहीं होगा। हमको लग रहा है कि जब पहले नगर पालिका थी, बाद में अब नगर निगम है यहाँ पर, उसके पहले जो इलाका है ये, उसके पहले का सेटअप है ये, तो आपको लगता है कि जो पहले के लोग रहे होंगे, मैं ब्लेम नहीं करता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका जो विजन लैप्सेस है, या वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे या देख नहीं पा रहे थे कि कल को निगम बनेगा या पालिका बनेगी, तो ये जो उनका जो छोटा डिसीजन है वो बाद में बड़ा मुसीबत होगा। आपको लगता है कि कुछ अवेयरनेस के कारण या लोगों के मतलब कम सोच के कारण भी ये समस्या आज निगम के सामने खड़ी है? बिल्कुल सही बात है कि जो लोग पहले ये गांव की तरह था, गांव के बाद ये नगर पालिका बना और नगर पालिका के बाद अब नगर निगम बना। आप देख रहे हैं कि शहर के बीचों बीच NH गुजर रही है और NH के दोनों तरफ जो घर हैं वहाँ से ले करके और जो मेन रोड बना है, अगर ये 2 रोड को छोड़ दिया जाए तो बाकी अधिकांश सड़कें जो है वो कम चौड़ी है। लेकिन अभी PWD एक सड़क बना रही है जो चिराचास से लेकर के NH तक आ रही है, और इसी तरीके से अगर कुछ सड़कों को कम से कम 3 या 4 सड़कें ऐसी हैं जिसको कि भविष्य में चौड़ा करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नज़र नहीं आता है मुझे। एक और हम वे आउट इसके बारे में ये सजेस्ट करना चाह रहे थे कि जैसे अगर कहीं रोड बनाया जाता है या कोई दूसरी चीज़ें जब आती हैं तो उसको लेकर के जब हम लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट करके हम लोग मतलब रोड को चौड़ा कर लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो नगर निगम के अंदर की जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो जहाँ छोटी सड़कें हैं और 1, 2, 4 मकान के कारण ऐसा हो सकता है, तो मतलब उसको अगर तोड़ा जाए या उनको पेमेंट किया जाए, उनको दूसरी जगह मोबिलाइज़ किया जाए तो सड़कें बनाई जा सकती हैं। तो निगम इस कॉन्सेप्ट पे सोच सकता है क्या? निगम के बनाए गए मास्टर प्लान में ये सारी बातें हैं, इसमें बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं कुछ उसका भी प्रोविज़न किया गया है, लेकिन बाई चांस कहिए इसको कि अभी जो है वो अनुमोदित नहीं हुआ है, और ये मास्टर प्लान के हिसाब से अगर यहाँ काम शुरू होगा तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। लगता है कि कहीं कहीं मतलब विल पावर का भी कमी है कि कहीं अगर मुसीबत अगर है तो कौन छेड़ता है, इसको रहने दो, ऐसे ही छोड़ दो, तो ये सेंस ऑफ बिलीव या सेंस ऑफ वर्क है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमको लगता है कि विल पावर की कमी व्यक्ति विशेष को लेके भी होती है। अगर कभी कोई व्यक्ति इस चीज़ को लेकर के कि हमें ये करना है ऐसा सोच करके प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है कि डिटर्मिनेशन अगर होगा तो डिटर्मिनेशन होने से होगा। लेकिन अभी चूंकि दूसरी छोटी समस्याओं पर ध्यान है, इसलिए उन समस्याओं पर लोग नहीं जा रहे हैं। जब वो छोटी समस्याएं दूर होगी, जैसे अभी आपने दूसरी समस्याओं के बारे में बात किया, अगर हम उस समस्याओं पर चले जाएंगे तो वो हटेगा, फिर ये समस्याएं सामने आएंगी। जैसा हम तो ये कहने एक और ये कहना चाहेंगे कि निगम को इसके लिए तो कम से कम धन्यवाद देना पड़ेगा कि चास का जो पहले का 20 साल 22 साल पहले का जो स्थिति था और अब जो समय बदला है अभी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बजबजाती नालियाँ कम से कम अब नहीं है, कम से कम PCC ही है, मगर लोगों के दरवाजे तक सड़क है। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है चास के लोगों का, वो अपग्रेड हुआ है, और ये ड्यू टू नगर पालिका और नगर निगम के कारण ही हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी 20 से 22% जो आपके इलेक्ट्रिक पोल है वहाँ LED लाइट नहीं है। नहीं, अब 20 से 22 नहीं, लेकिन ये बात सही है कि 10 से 12% पोल ऐसे हैं जो छूट गए हैं LED लाइट, और कई ऐसे भी LED लाइट हैं जो कि पोल के बाहर भी जहां ज़रूरत थी वहां भी लगाए गए हैं। तो इसको लेकर के अगर हम देखें तो 90% जो हमारी सड़कें हैं वो LED से लैस है। लेकिन 1-2 महीने के अंदर, यानी इस दीपावली के पहले, हम ये प्रयास करेंगे कि 100% पोल पे LED लाइट जले, और जब भी उस पोल का नंबर जो है उसके हिसाब से टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, हमारे सारे जो जोनल ऑफिस है उसमें हमने दिया है। मैं आ रहा था, उसी सवाल पे आ रहा था कि आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को थोड़ा सा डाउनलाइन पर आप लेकर के गए हैं। आपने 5 जोन ऑफिस का सेटअप किया है कि सो डैट जो एक ऑफिस के अंदर जो 7 कंसर्न वार्ड हैं उनको वहाँ मतलब कंप्लेन करना है और वहीं से उनको सुविधा मिलनी है। तो ये लग रहा है कि आपके फंक्शनिंग में ये एक ईजीनेस आ गया इसके कारण? नहीं, इससे हमें बहुत आसानी हुई है, और मैं बता दूं कि वास्तव में मेरी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ गई है, एफिशिएंसी बढ़ी है। और ये विचार आया था हमें जब लॉकडाउन हुआ और लोगों की भीड़ हमारे नगर निगम में आती थी, समस्याएं अधिक थी, तो हमें लगता था कि हम इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करेंगे। जैसे हमारे लेबर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ जाते थे, उनकी कोई समस्याएँ होती थी तो वो यहाँ आते थे। अब हमने जो 5 जोनल ऑफिस बना दिया है उनका पूरा सेटअप वहाँ है, और सभी 5 जोन के एक जोनल ऑफिसर हैं जो वहाँ के
चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वहाँ के सड़क की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, पीएम आवास की हो, एलईडी लाइट की हो, सारी समस्याओं के लिए लोग वहाँ रहते हैं। लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइड तो किया लोकल सॉल्यूशन हमने उनके दिया एरिया। और हमने देखा कि इससे हमारे लोगों को काम करने में भी आसानी हुई और लोगों को बहुत आसानी हुई कि उन्हें सुविधा निगम हुई। नहीं आना पड़ता है और वहाँ बहुत आसानी से वो अपने क्षेत्र में जाके बात करते हैं और वो इसका मतलब है कि फायदा जो ले रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो रिजल्ट ओरिएंटिंग है। हाँ, वो रिजल्ट अच्छा, सभी ओरिएंटेड को है सवाल और हमारे मैं पास बिल्कुल है। कहूँगा कि अगर और निगम में भी, जैसे बहुत जगह तो अलग अलग अंचल हैं जो बड़े निगम हैं, लेकिन छोटे छोटे जगहों में भी अगर 5-7 वार्ड का एक ग्रुप बनाया जाए, 5 से 7 वार्ड का, तो निश्चित रूप से उसी आधार पे तो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। जो स्थायी समिति की बैठक होती है वो क्या होती है कि 5-7 वार्ड में से एक मेंबर होते हैं। अगर वही मेंबर उस 7 वार्ड को देखेंगे तो बिल्कुल 5 के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो रहेंगे। वार्ड मेंबर्स है उनकी इफिशियंसी भी बढ़ेगी, उनकी भी और efficiency वो बढ़ेगी ज़्यादा उस इफेक्टिव होंगे ऑफिस को अपने लेकर areas के। में। हाँ, जहाँ हाँ। एक और सवाल है आपका, वो PMAY के को लेकर के हम बात करना चाहेंगे कि क्या आप योजना लेकर के आए हैं कि जो लाभुक है, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको सीधा मतलब रिफ्लेक्ट करें आप चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना किसी कह सकते हैं कि हम तो ये मान के नहीं चल सकते हैं कि वो करप्शन फ्री होगा, लेकिन फिर भी ये मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर रहेगी। जरा इस पर लाइट डालिए कि क्या क्या है वो। देखिए, पीएम आवास में हमने इससे पहले ग्रामीण जो पीएम आवास होता है क्योंकि उस पे भी हम एक और चीज़ है कि इसमें एक आम लाभुक का ये कंप्लेन रहा है कि जो बीच के जो लोग हैं वो पैसा खाते हैं, वो पैसा मांगते हैं उन लोगों से। तो जो प्रधानमंत्री आवास को लेकर के जो लोग लाभुक हैं, जिनको जो खुद परेशान हैं, कहीं कहीं तो हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि खुद अपने घर में भी लेबर के रूप में काम कर रहे हैं इसी योजना के तहत, ऐसे में मिडिल मैन कुछ पैसा ये खा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए और आपकी इस स्कीम से उसमें कुछ राहत मिलेगा लाभुकों को? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पीएम आवास में जो हम शुरू में जो हमने यहाँ जो समस्याएं देखी कि वास्तव में वहाँ के लाभुक ऐसे नहीं होते हैं कि वो सीधे तौर पे अपनी समस्याओं को पदाधिकारी तक पहुँच सके, और उसको देखते हुए हमने 2 तरीके में इसको सॉल्यूशन किया। एक, पहले हमने ऑफलाइन सॉल्यूशन निकाला। ऑफलाइन सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि अलग अलग जोन में हमने एक ग्रुप बना दिए और सबके लिए एक CLTC मेंबर को जिम्मेवार बनाया और उनको हमने कहा कि पूरे आवास की क्या स्थिति है वो हमको बताइए, और जिस आवास में काम हो चुका है और जियो टैगिंग नहीं हुई है उसमें हमने PMC से शोकॉज किया, और अगर उसकी जियो टैगिंग हो गई है और उसका वेरिफिकेशन भी सही है तो उसके पेमेंट पर हमने ध्यान दिया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग जो पैसा पहले खर्च नहीं कर पाते थे वो हमने देखा कि इस स्टेज में भी, जबकि काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति नहीं थी पहले, तो अब ये 2 से 2.5 करोड़ तो निश्चित रूप से हम प्रति माह खर्च कर पाते हैं और लोग डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं। इसमें हमने एक सिस्टम किया कि कोई भी लाभुक अब मेरे यहाँ एप्लीकेशन नहीं दे रहा है। पिछले 1 साल से कोई लाभुक एप्लीकेशन नहीं देता। नया एप्लीकेशन नहीं, पुराना भी नहीं। मतलब जिस लोगों का आवास बन रहा है उनको अगर अगला किस्त चाहिए तो उनको आवेदन देने की जो प्रथा थी उसको हमने बिल्कुल समाप्त कर दिया कि वो आवेदन लेके मेरे ऑफिस नहीं आएंगे। वो सिर्फ अपने जो PMC है उसको एक SMS, WhatsApp या कॉल करेंगे, और उसके आधार पे अगर वो नहीं जाता है तो हमने प्रत्येक बुधवार को यहाँ पे एक कैंप रखा जिसमें हमारे सारे पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं और जितने लोग आते हैं उनकी समस्याएं वहीं सुनी जाती है। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है ये ट्रांसपेरेंट के साथ ही अपग्रेड भी हुआ है। अपग्रेड हुआ, लेकिन इसका एक और अगला वर्जन जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और लगभग ICICI के साथ हम लोगों का फाइनल हो गया है। इस सॉफ्टवेयर को हम इस 2 अक्टूबर तक प्रयास करेंगे कि लागू हो जाए और चालू हो जाए। अभी केवल डाटा एंट्री का काम थोड़ा सा बच गया है। इसमें यह रहेगा कि किसी भी लाभुक के द्वारा अपने घर की स्थिति या हमारे द्वारा उनके घर की स्थिति, जो ये सारे एक स्टेज है, कंस्ट्रक्शन स्टेज और दिया गया पैसा वो हमेशा ऑनलाइन रहेगा जिसको कि हम देख सकेंगे और लाभुक भी उसमें अपनी एंट्री कर सकेंगे। इसकी जो व्यवस्था है उसकी पूरी जो प्लानिंग है हमने निदेशालय को भी भेज दिया है और इस पर अगर काम करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी, समय से पैसा भी मिलेगा और किसके पास कितना पेंडिंग है इसकी समीक्षा हर एक आदमी कर सकता है। ये रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी। हाँ, लेकिन एक और कंप्लेन है वो मैं सीधे आपके सामने रख रहा हूँ। ये है कि जो संविदा पे लोग जो थे यहाँ पर या अभी भी जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनके नियमितीकरण को लेकर के एक एलिगेशन आ रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें हाईकोर्ट कुछ लोग गए हुए थे बिल्कुल, और उसमें एक दिया गया था उसके अंदर। नहीं, उसमें फैक्ट यही है कि 10 वर्षों से अधिक
जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उसके नियमितीकरण के लिए ऑलरेडी प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है और सरकार पूरे राज्य के जितने यूएलबी हैं उसमें जो भी 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उनके नियमितीकरण के लिए वो कोर्ट के निर्देशानुसार कार्य कर रही है और उसके नियमितीकरण के लिए कार्य करेगी। और इसके पहले यही पत्र था विभाग का कि आपके जो भी मैन पावर हैं उसको आप अपनी वित्तीय स्थिति के अंतर्गत रखें और अपने जो आपके कलेक्शंस हैं उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो जो संविदा पे जिस तरीके से पूर्व से काम करते आ रहे हैं, ये बात सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक करने का है। हाँ, सिस्टमेटिक करने का, सिस्टमेटिक करने का और है। उसमें कोई मतलब ऐसी किसी नई तरह का नियुक्ति कोई जो और different, बट जो लोग सोच रहे हैं वो नहीं है। नहीं, ऐसा ना कोई नई नियुक्ति है ना कोई प्रमोशन है, ऐसा कुछ नहीं है। एक खास सवाल मैं ले रहा हूँ, कोई सोशल मीडिया पे सवाल आया है हमारे पास, वो है सोलागडी से। वो ये है कि 4 लेन जो उनके घर के सामने जो बन रहा है, कुम्हार टोला है, वहाँ पर अशोका बिल्डकॉम के अंदर वो काम है, वो काम पता नहीं किस कारण से पेंडिंग है और हमको लग रहा है कि ये सरकार के और अशोका बिल्डकॉम के बीच का मामला है। लेकिन परेशानी वहाँ के लोगों को हो रहा है, घरों के सामने नालियाँ नहीं है, पानी रोड पे निकाला जा रहा है। तो इसको लेकर के कोई निश्चल हुआ है क्या? ये वार्ड नंबर 7 है सोलागडी। हाँ बिल्कुल, मैंने जो NH हमारे निगम के बीचों बीच गया है उसमें एक समस्या आई है 3 जगहों पे। आपने वार्ड 7 का जिक्र किया, ये खास सवाल हमारे पास सीधा आया है। वार्ड 7 में भी हुआ है, वार्ड 18 में भी है और वार्ड 34 में भी है। ये दोनों जगह जब 4 लेन नहीं बना था तो उसकी जो नालियाँ थी वो ड्रेन आउट हो रही थी। बीच में सड़क बन जाने से जो वार्ड 34 की नालियाँ या वार्ड 7 की नालियाँ थी उसके पानी एक तरफ और दूसरे तरफ के पानी दूसरे तरफ रह जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो पानी एक तरफ से दूसरे तरफ आउटलेट में जा रही थी वो अभी नहीं जा पा रही है। हमने उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ साइट विजिट करके उनको मैंने दिखा दिया और मैंने कहा कि इस पानी की व्यवस्था आप करिए, अदरवाइज भविष्य में इसमें कठिनाई हो जाएगी और अभी भी लोग बहुत कष्ट में रह रहे हैं। तो ये तीनों सॉल्यूशन का उन्होंने आश्वासन दिया है और ये हमारी बात हुई है जून के महीने में और जून से लेकर के अभी तक कोई एक्शन तो हमने नहीं देखा है, लेकिन उनका प्लान है कि हम इसको करेंगे, उनका एश्योरेंस है और ये NH ही कर सकती है, इसको नगर निगम कुछ नहीं कर सकता। फील्ड से ही एक और सवाल आया है, वार्ड नंबर 2 से है। वो है कि गांधा जोड़ के साथ जो वो रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि शाम के समय में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जा रहा है कि जो बगल के गांव वाले लोग हैं उनको परेशानी हो रही है वहाँ पे। तो लग रहा है कि लोग विकास का कीमत चुका रहे हैं वहाँ पर। नहीं, देखिए एक चीज़ तो निश्चित है कि वो रोड बहुत ज़रूरी था और यहाँ की वो मुख्य सड़क थी, इसलिए कि जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो सबसे अधिक चीराचास में बढ़ा है और चीराचास के लोगों को NH तक आने के लिए या फिर सेक्टर की ओर जाने के लिए वो एकमात्र सड़क है जिससे कि लोग आसानी से आ जा सकते हैं। तो वो सड़क बनना बहुत ही ज़रूरी था और चौड़ीकरण करके और जो रोड डिपार्टमेंट ने बनाया है उसको या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़रूरी हमारे निगम के लिए था। बल्कि ऐसे 2-3 और रोड की ज़रूरत है और वो बनाना आवश्यक है। तो इसमें अगर किसी को थोड़ी कठिनाई हो रही है तो निश्चित रूप से जो उसके बगल से गुजर रहे हैं उनको कठिनाई हो सकती है। अब उसके बच्चे खेलेंगे वहाँ पे, लेकिन जो लोग रोड पे चल रहे हैं उनको सुविधा हो रही है। लेकिन जो लोग रोड पे चल रहे हैं इसलिए कि बहुत बड़ा प्रेशर एक है जो उसी रोड से चल रहा है। ये सुविधा उनको देना जरूरी था। एक सुविधा आपने और दिया है यहाँ पर लोगों को, वो है अमृत पार्क के रूप में। हाँ, लेकिन लॉकडाउन के कारण और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके कारण अभी जो अमृत पार्क का जो कंडीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मैं खुद भी विजिट करके आया हूँ, मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो इसको कैसे क्या नहीं, आपने अगर विजिट किया होगा तो ये देखा होगा कि अमृत पार्क फेज़ 5 जो बना है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। पूरे राज्य में वैसा खूबसूरत पार्क आउटस्टैंडिंग तो है और आउटस्टैंडिंग है। और दूसरा कि वो पार्क कचड़े के ऊपर बना हुआ है, मतलब कंप्लीट उसके 15 से 20 फीट पीछे गार्बेज के ऊपर है। और इसके बाद भी जो बाकी चारों पार्क हैं वो सभी पार्क भी वैसे ही जगह पे बने। अगर आप बोलूर बांध की बात करें तो वहाँ भी जो गंदगी की स्थिति थी और जो आपने पहले देखा होगा उस हिसाब से उसमें एक ऐसा परिवर्तन आया है। सिर्फ एक काम बाकी है, वो नाली को आउटलेट से बाहर करने का, जिसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद ये सभी पार्क जो हैं इसके ONM में एक कठिनाई हमने महसूस की कि इसको ONM 3 वर्षों के लिए दिया गया था, जिसके चलते कि जो चलाने वाले थे वो हमको लगता है कि अच्छे से उसको संचालित नहीं कर पाए। हमने ये देखा कि पार्क फेज 1, 2, 3 जो भी रेगुलेट हो रहा था वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा था और अनफॉर्चुनेटली अभी तो उस पर कुछ
कार्रवाई भी करनी पड़ी चार्जेस आए हैं। हाँ, वो और इलेक्ट्रिसिटी उसके का मामला चलते था हमें जिसको उसको रद्द correlate कर किया दिया गया है। है। हाँ, बिल्कुल उसको रद्द कर दिया गया है। वो फर्जी सिग्नेचर और का मामला अब जो हम लोग पार्क का संचालन देंगे वो 10 वर्षों के लिए देंगे, और हमें उम्मीद है कि अगर 10 वर्षों ये के लिए लॉन्ग टर्म संचालन होगा तो रिजल्ट ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म होगा तो रिजल्ट ओरिएंटेड इसका होगा। और मतलब जो निश्चित रूप समस्या से यहाँ जो समस्या यहाँ 2 या 2.5 साल के बाद आ गया, हमको लग रहा है वो समस्या जब वो कॉन्ट्रैक्टर जब छोड़कर जाएगा तो मोटा मोटी वो 6 महीना के पहले वो सब समस्या होगा, उसके उस समय हो सकते हैं, लेकिन वो 10 वर्षों तक तो वो निश्चित रूप से चलाएंगे। जैसा एक और मैं चूँकि अब वाइंड अप कर रहा हूँ, आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ, वो ये है कि जो नगर निगम क्षेत्र के जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं आपके अंडर, तो कोई खास स्कीम जिसको आप अंडरलाइन करना चाहेंगे आज? PM स्वनिधि योजना जो आई है उसमें जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 तक ऋण देने का कार्य अनकंडीशनल है वो, अनकंडीशनल है वो, 10,000 वो अनकंडीशनल तो नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं कि विदाउट गारंटी है। हाँ, विदाउट गारंटी है। विदाउट गारंटी। और वो है कि वो सिर्फ वेंडर है इसलिए दिया जा रहा है। इससे हमारे स्ट्रीट वेंडर को निश्चित रूप से एक फ़ायदा हो रहा है, और कई उसमें लोन सैंक्शन हो गए हैं, और अगले महीने उसमें और अधिक होने की, मतलब इस महीने से लेके 2 अक्टूबर तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि उसके मैक्सिमम अचीव करें। जैसे हमारे यहाँ 750 वेंडर अगर हैं तो उसमें 400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और हम लोगों ने 300 एप्लीकेशन भेज दिए हैं। अब बाकी का आधार वेरिफिकेशन के कारण समय लग रहा है, तो हमें लगता है कि 15 से 20 दिनों में होगा। ये एक योजना है। और दूसरी जो 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की तरह शहरी क्षेत्र में भी मजदूरों का निबंधन कराया जाएगा, और निबंधन के पश्चात उन्हें भी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी शहरी क्षेत्रों में। तो ये दोनों योजनाएं अभी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जहाँ सब चलते चलते मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूँ, वो ये है कि अभी आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हैं, आप फ्री हैंड काम कर रहे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जैसा आज कोई बात है नहीं, इलेक्शन कभी भी हो सकता है, कभी भी अनाउंस हो सकता है, तो जो फंक्शनिंग कल्चरल है, तो जिस फंक्शनिंग कल्चर में आप अभी कंफर्टेबल पा रहे हैं या अंडर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? देखिए, मैं दोनों ही स्थिति में अपने को कंफर्टेबल पाता हूँ। कंपेयर करना अलग अलग है, चूँकि अगर हमें शक्तियाँ दी गई है तो शक्तियों के साथ साथ आप जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और जो हमारे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ऐसी स्थिति में हम ये महसूस करते हैं कि पहले से मेरे काम का दबाव बढ़ा है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ी हैं। पहले ये जिम्मेदारियां शेयर होती थी, बहुत सारे चीज़ जो लोग सीधे मेयर साहब से बात करते थे या हमारे वार्ड पार्षद से बात करते थे, वो अब सीधे हमसे बात करते हैं, और उनकी अपेक्षाएं रहती है कि सीधा अब हम उसको दूर करें। और हमारे जो लिमिटेशंस हैं वो आप जान रहे हैं, तो लिमिटेशंस के बावजूद उनके जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खड़े उतरना, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि दोनों ही चीज़ें हैं, कि कहीं अगर हमें लगता है कि कंफर्ट है तो कहीं डिस्कम्फर्ट भी है, तो कहीं डिस्कम्फर्ट भी है, लेकिन मिला जुला के अगर कहें तो हमें दोनों ही स्थिति में हम लोग नॉर्मल। चलिए, जेटीएन न्यूज़ इंडिया की शुभकामनाएं आपको कि आप कंफर्टेबली काम कर रहे हो और आपका जो टर्न्योर है वो रिजल्ट ओरिएंटिंग हो। चलिए, थैंक जैसा यू। आपने वक्त निकाला बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त श्री शशि प्रकाश झा। अगली बार किसी और हस्ती से आपको मुलाकात करवाएंगे, और तब तक के लिए